What's up, everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon, and share, comment, and like the videos. Let's begin. तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है समीर और आज हम लोग अपनी क्लास में 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन की लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने और भी वीडियोस में अपना टॉपिक कवर करा है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से पहले उसे देखिएगा, फिर आज वाली क्लास देखिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज स्कूल्स ऑफ थॉट्स, यानी विचार। देखो, हमारी जो पूरी जो इकोनॉमिक्स है ना, वो दो ही विचारों में जो है डिवाइड हुई हुई है। दो ही थॉट्स हैं। एक थॉट को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल थॉट्स और एक को हम बोलते हैं केनेजियन थॉट। दोनों की बातें करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो अभी जो मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपके साथ बेटा डिस्कस कर रहा हूँ क्लासिकल थॉट्स के बारे में। देखो, जो क्लासिकल थॉट्स होता है वो बेसिकली ट्रेडिशनल मेजर्स पे या ट्रेडिशनल मेथड्स पे डिपेंड होती है। हर वो चीज जो ट्रेडिशनली डिपेंड हो, जो ट्रेडिशंस पे डिपेंड हो, पुरानी चीजों पे डिपेंड हो, उसे हम दोस्तों यहाँ पे क्लासिकल्स बोलते हैं। अब क्लासिकल्स की शुरुआत कब होती है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी हिस्ट्री है, एग्जाम में 100% चांस है आने की। सुनना जरा ध्यान से। देखो, क्लासिकल्स में सबसे पहला जो नाम जोड़ा जाता है दैट इज 1756। एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था डेविड ह्यूम। नॉलेज लेना, जो नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारी मतलब इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहले इकोनॉमिक्स आए थे उनका नाम था डेविड ह्यूम, 1756। इन्होंने उस टाइम एक आर्टिकल लिखा था और इनके आर्टिकल का नाम था द बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है ना, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर है ना, या जो हमारे चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये उसी की बात कर रहा हूँ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आर्टिकल लिखा था 1756 में डेविड ह्यूम ने। तो यहाँ से क्लासिकल की जो है स्टार्ट हो गया था विचारों के बारे में। जस्ट इन्होंने बताया था कि किस प्रकार दो कंट्रीज आपस में ट्रेड वगैरह करती हैं। उसके बाद में एक और इकोनॉमिक्स आया 1776 जिनका नाम था एडम स्मिथ। और शायद आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, आपके स्कूल में भी आपको सिखाया गया होगा। एडम स्मिथ, इन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। और इनको इस किताब की वजह से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाने लगा। समझ में आई मेरी बात आपको। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ इस किताब की वजह से। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन, हु रॉट द वेल्थ ऑफ नेशन बुक। तो ध्यान रखना, वो एडम स्मिथ ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1776 में। और इनको क्या उपाधि से नवाजा गया? इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। आप सोच रहे होंगे कि सर डेविड ह्यूम तो इनसे पहले आ गए थे। नहीं, डेविड ह्यूम ने सिर्फ एक आर्टिकल लिखा था और एडम स्मिथ ने पूरी किताब लिखी थी। एक्चुअली एडम स्मिथ ने ये बताया था कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी जो इकोनॉमी होती है उसमें मनी इज नॉट द ओनली वेल्थ। यहाँ पे लिखा हुआ द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र का धन, ठीक है, देश का जो धन होता है। तो सिर्फ पैसा नहीं होता, उसके अलावा हमारे यहाँ की एजुकेशन, हमारे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ की एसेट्स, हमारे यहाँ की रिसोर्सेज, हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे यहाँ की पॉलिसीज, हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशंस, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल्स, हमारे यहाँ के रोड्स, दुनिया भर की चीजें, ये सब कुछ वेल्थ का पार्ट होता है। तो ये डेविड ह्यूम ने बताया था। डेविड ह्यूम के ये एडम स्मिथ ने बताया था, सॉरी। एडम स्मिथ के बाद में और भी इकोनॉमिक्स हैं, जैसे मैं अगर उनके नाम बताऊं तो एक बार इसको रब कर लेता हूँ, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और भी इकोनॉमिक्स हैं, जैसे एक इकोनॉमिक्स थे J.S. मिल। मैं नाम लिख रहा हूँ, पेपर में ये नाम लिखने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। J.S. मिल, थॉमस माल्थस, डेविड रिकार्डो, ठीक है, J.B. फेज, और ना जाने कितने सारे इकोनॉमिक्स थे जो उस टाइम आए थे। एक इकोनॉमिक्स और थे A.C. पीग्यू।
मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज मैं आपकी बढ़ाऊंगा। यहाँ पे जो ACPQ है, यही वो इकोनॉमिक्स थे जिनकी वजह से आज पूरा देश टैक्स पे करता है। ही वॉज द इकोनॉमिक्स जिन्होंने टैक्स जैसे कंसेप्ट का, टैक्सेस होते ना, सबको पता होगा, टैक्स जैसे कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। और बहुत से इकोनॉमिक्स इन सबकी अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज हैं, राइट। तो ये इकोनॉमिक्स थे। अच्छा, इन सबका नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे कहानी चल रही थी, और इनकी जो लास्ट कब तक के लोगों को हम क्लासिकल्स का नाम देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ 1929 और 30, यहां तक जितने भी इकोनॉमिक्स आए, चाहे वो डेविड ह्यूम थे या एडम स्मिथ थे या जेएस मिल, थॉमस माल्थस, डेविड रिकार्डो, जेबी ACPQ, और मैं आपको बता देता हूँ कोई और भी इकोनॉमिक्स थे, लेकिन उन सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। दीज आर दी ओनली वन जो इंपॉर्टेंट है, राइट। 1929-30 तक जितने भी इकोनॉमिक्स आए, ऑल दी प्रीसीडर्स ऑफ 1929 to 30, 1929-30 से पहले के जितने भी इकोनॉमिक्स आए, उन सबको क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोला गया। इतनी बात समझ में आती है? इस बात को लिख लो अपनी कॉपी में। ऑल द इकोनॉमिक्स हु केम बिफोर 1929 or 30 इज नोन एज क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अच्छा, 1929-30 में एक चीज हुई थी पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उसको हम कहते हैं बेसिकली द ग्रेट डिप्रेशन। इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, वन बाय वन चीजें डिस्कस करेंगे। तो द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, वेट एंड वॉच। लेकिन समझना, ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम साबित हुई थी, पूरे वर्ल्ड के लिए। पता है क्या हुआ था? शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन। और उस टाइमिंग की जो सबसे बड़ी कंट्री थी, इसे हम बेसिकली कहते हैं यूएस इकोनॉमी। यूएस, उस टाइम की यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, ठीक है। इंग्लैंड भी थी, ब्रिटेन भी थी, यूएस भी थी। तो यूएस थी, तो यूएस बर्बाद हो गई थी उस टाइम, पूरी बर्बाद। यूएस के बैंक बर्बाद हो गए थे, दिवालिया घोषित हो गए थे बैंक, यानी बैंकों के पास पैसा नहीं, तो लोगों की जो है मतलब पैसों को वापस करने में, जैसे मान लो हमारे पैसे बैंक में जमा है, मैं पैसे लेने जाऊंगा, बैंक वाला कहते नहीं दे रहा, नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूंगा उसका? मैं तो बावला हो जाऊंगा कि मेरे पैसे बैंक में, मेरे पैसे दो। वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, और बड़ी इज्जत से बोलेगा, ये भी नहीं कि मैं नहीं दे रहा, तेरा है ही नहीं भाई साहब, मैं क्या करूं? पुलिस ले आओ, कोर्ट में चले जाओ। ये हुआ था उस टाइम, ठीक है। इसके बारे में अभी बात करेंगे, वेट एंड वॉच। बस इतना दिमाग में रखना कि टिल 1929 to 30 तक जितने भी इकोनॉमिक्स आए थे, उन सबको क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोला गया। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, ये तो हो गया इनके बारे में कि ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन कौन थे। अब हम बात करते हैं कि क्लासिकल थ्योरी का मतलब बेसिकली होता क्या है। हाउ कैन यू से दैट द क्लासिकल थ्योरी, राइट। अब समझो मेरी बात को जरा बहुत ज्यादा ध्यान से। क्या मैं काम करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ बेटा, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, प्लीज इन सब चीजों को नोट कर लेना। सो बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थॉट्स थे, ये जो इकोनॉमिक्स थे, इनका मानना ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज फ्री इकोनॉमी। इनका सबसे पहले बात थी मानने की फ्री इकोनॉमी। अब फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बता, आप सोचो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या होता है दोस्तों। देखो, फ्री इकोनॉमी का मतलब हो जाता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और नो गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवीन इन सम एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी। यानी आप कह सकते हो फ्री इकोनॉमी का मतलब हो गया नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे तुम बोलते सर कैसे, गवर्नमेंट कहां कहां नहीं इंटरवेन कर सकती? गवर्नमेंट ना तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इंटरवेन कर सकती, नहीं करेगी एक्टिविटीज में, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्रोडक्शन एक्टिविटीज, कंजम्पशन एक्टिविटीज, वट एवर द कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, इन सब जगह डू नॉट या डज नॉट इंटरवेन।
intervene. गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवेन इन दीज सेक्टर्स. क्लियर है? गवर्नमेंट ना तो कभी प्रोडक्शन सेक्टर में इंटरवेन हो सकती, मतलब बातें कर सकती, ना कंजम्पशन सेक्टर में, ना इन्वेस्टमेंट सेक्टर में. फिर इसका मतलब गवर्नमेंट करेगी क्या? गवर्नमेंट सिर्फ एक ही काम करेगी, मैं आपको बता देता हूँ. गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही काम रहेगा, वो ये कि गवर्नमेंट जो है अपने लॉज पे ध्यान देगी, ऑर्डर्स पे ध्यान देगी, ठीक है, एंड डिफेंस पे ध्यान देगी. गवर्नमेंट ओनली इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क. ठीक है, आप कह सकते हो गवर्नमेंट ओनली इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क. अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? लॉज एंड ऑर्डर्स, डिफेंस, ठीक है, एंड जनरली अदर एक्टिविटी, अदर. बट गवर्नमेंट कभी भी कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगी? जो मार्केट इकोनॉमी होती है. ध्यान रखना, जो क्लासिकली जो हम कहते हैं ना फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी का मतलब हो जाता है मार्केट इकोनॉमी. ठीक है, ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट is not taken by government. These decisions will be taken by the market. मार्केट में जो भी लोग हैं, दैट इज कैपिटलिस्ट है, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये सारे के सारे डिसीजंस वो लोग लेंगे. गवर्नमेंट का यहाँ पे इन्वॉल्व होने का कोई सेंस नहीं बनता. यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, central problems were also central problem decisions were also taken by the market, not by the government. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास में? सेंट्रल प्रॉब्लम एक होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें. समझ में आई मेरी बात? मतलब क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, ये सब कुछ किस पे डिपेंड है? गवर्नमेंट पे नहीं, गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है. ऑल सच थिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केट. इसलिए हम इसको यहाँ पे बेसिकली मार्केट इकोनॉमी बोल रहे हैं. ध्यान रखना, यहाँ पे एक प्रकार का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, दैट इज ओनली टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो क्लासिकल्स का मतलब ये हो जाता है कि जितने भी एक तो डिसीजन गवर्नमेंट ने लेगी, वो डिसीजन सबके सब कौन लेंगे जी? यहाँ पे मार्केट लेगी. और मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वेलफेयर होगा? नहीं होगा. मार्केट का ऑब्जेक्टिव होगा टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. और जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं वेलफेयर अफेक्ट होगा. यू नो व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर? वेलफेयर का मतलब होता है लोगों के हित के बारे में सोचना, लोगों के फायदे की बातें करना, लोगों के लिए काम करना. तो ये चीज जो है यहाँ पे प्रॉब्लम थी. देखो, ग्रेट डिप्रेशन आने के रीजंस भी क्या थे? यही वो रीजंस थे जिनकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया इकोनॉमी के अंदर. यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? तो ये थी कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहाँ था और कहाँ नहीं था. समझ में आई? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहाँ था और कहाँ नहीं था. अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर कि जो हमारी क्लासिकल थॉट्स थे, उनमें क्या ऐसे थॉट्स थे जिनके बेसिस पे हम इसे केन्स से अलग करते थे. देखो, क्लासिकल के ना थॉट्स का जो जनरली क्लासिकल्स का कुछ बिलीव था. जैसे क्या क्या बिलीव था मैं आपको बता देता हूँ. कुछ अजम्पशंस थी. जैसे अभी हमने जैसे फर्स्ट अजम्पशन डिस्कस करी. सेकंड होगा कि जो हमारी रिसोर्सेज होंगी, ऑल दी रिसोर्सेज आर ऑलवेज fully utilized and optimized.
मतलब क्लासिकल्स का मानना था कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे दोस्तों, वट एवर, कौन कौन सी रिसोर्स हो गई, एम्प्लॉयमेंट, जो पीपल है, पॉपुलेशन, वो रिसोर्सेज है, ठीक है। जनरली हमारे पास जो कोल है या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो हमारे पास मनी है, पैसा है, फंड है, वो कुछ भी चीज हो उसको हम फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, उसका सिंगल भी यूनिट वेस्ट नहीं करेंगे। जब हम कहते हैं ना फुल्ली यूटिलाइज, इसका मतलब होता है नॉन वेस्टफुल एलोकेशन, नॉन वेस्टफुल एलोकेशन, ठीक है। यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार की वेस्टफुल एलोकेशंस नहीं होंगी, नॉन वेस्टफुल एलोकेशन। अच्छा, एक तो ये हो गया। तीसरी चीज हम यहाँ पे मानते थे, दैट इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। ये पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पेपर में लिखने। क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पे? ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी लोग इकोनॉमी के अंदर हैं, सबके सबको काम मिलेगा। नो नो वन विल बी अनएम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, यदि कोई भी है तो उसको काम जरूर मिलेगा। इन केस किसी भी वजह से डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी में हो जाता है, क्योंकि हम लोग फुल इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, और फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे और यहाँ पे एक चीज और बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। आपको पता है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर करते हैं, मतलब इकोनॉमी की टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर कर दो, तो वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ये दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, ये सारी बातें हम लोग आगे चल के आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट इस बात को ध्यान रखना, ये अजम्पशंस हैं जिनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे इकोनॉमी के अंदर ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा एट इक्विलिब्रियम। इन केस अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का, अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, तो वो ऑटोमेटिक दोस्तों खुद ही सही हो जाएगा। any disequilibrium will be automatically corrected by the market forces, ठीक है। आप लिख सकते हो इस बात को, any disequilibrium is seen in the economy will be automatically corrected by market force, मतलब मार्केट फोर्सेस, वही जो मार्केट की जो पावर होती है आपको, ऑटोमेटिकली उनके थ्रू वो अपने आप दोस्तों सही हो जाएगा। यानी हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना ये था कि जो फ्री इकोनॉमी होती थी द बेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली यदि कोई भी डिसइक्विलिब्रियम किसी भी प्रकार का मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है करेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इसी वजह से दैट ड्यू टू दिस उनका मानना ये था कि फ्री इकोनॉमी इज द बेस्ट इकोनॉमी। उनके हिसाब से फ्री इकोनॉमी बेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी। तो ये मेरा एक अजम्पशन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कुछ अजम्पशंस और कुछ बिलीव और भी थे। उनका मानना ये था कि इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट इंफॉर्मेशन रहेगी, देयर इज ऑलवेज अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। यानी हमारी इकोनॉमी के अंदर, देखो समझो, ग्रेट डिप्रेशन व्हाट इज अ डिफरेंट थिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं, perfect information, that means what, all the individuals have the perfect information about the market. It means what, no one will be left off the market information, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखना। उसके अलावा हम लोग एक assumption और मानते हैं कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा, वेजेस ऑफ लेबर and prices of goods are given। और जब ये गिवन होते तो हम इसे परफेक्ट कंपटीशन का नाम देते हैं। याद है आप लोगों ने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट्स पढ़ा होगा, वहां पे परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट आई थी, याद है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं।
तो जो वेजेस ऑफ द लेबर वो गिवन होगी, गिवन का मतलब रिमेन सेम फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स। दूसरा, प्राइसेस ऑफ द गुड्स आल्सो रिमेन सेम वट एवर द पीपल इन द इकोनॉमी और वट एवर द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी, उन सबको वेजेस और प्राइसेस सेम ही मिलेंगे। मतलब वेज प्राइस सेम नहीं करा, वेजेस फॉर ऑल पीपल रिमेन सेम, प्राइसेस फॉर ऑल द यूनिट्स रिमेन सेम। क्लियर है? तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द क्लासिकल्स। और ये क्लासिकल्स का एंड कब हुआ? इन क्लासिकल्स का एंड हुआ 1929 में, जब ग्रेट डिप्रेशन जैसी चीज आई। और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती थी वो आई। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको? प्लीज इसको एक तो नोट कर लीजिएगा। एंड साथ में अब मैं सेकंड जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज केनेजियन थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे मैं सबको रफ कर रहा हूँ, प्लीज एक बार इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास में थॉट है दैट इज केनेजियन थॉट। अच्छा, केनेजियन थॉट बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स। अच्छा, अब केन्स के बारे में थोड़ा समझो। केन्स सबसे पहले तो केन्स वाज द पर्सन जिसने क्लासिकल्स को क्लासिकल्स कहा। यानी क्लासिकल्स को जैसे होता है ना नामकरण करना, जैसे मेरा नामकरण किसी ने करा होगा, आपका किसी ने करा होगा, तो क्लासिकल्स को क्लासिकल कहने वाला जो पर्सन था ही वाज द केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। अब जॉन मेनार्ड केन्स के व्यूज क्या थे? पहली बात, जॉन मेनार्ड केन्स के टाइमिंग में ही वाज आल्सो द विटनेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। इनके टाइमिंग में ग्रेट डिप्रेशन आ चुका था। ठीक है, और ये ग्रेट डिप्रेशन को काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे। जो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड रहा था वो टेक्निकली 1929 टू 1933 1933 तक का रहा था। तो इस बीच में इन्होंने अपने व्यूज काफी ज्यादा दिए। लेकिन आफ्टर दैट इन्होंने किताब लिखी, इनकी बुक थी जिस बुक ने पूरा इकोनॉमी के अंदर तहलका मचा दिया था, और बुक का नाम था बेसिकली, और इनकी बुक का नाम था द जर्नल। द बुक का नेम इज द जर्नल। इनकी बुक का नाम था बेटा द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ये उन्होंने पब्लिश करी थी। देखो 4 साल तो ग्रेट डिप्रेशन में हो गए, उसके बाद इन्होंने अपना व्यूज दिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने तब भी 3 साल और लिए, और इस बुक को उन्होंने पब्लिश किया था इन 1936। एक तो ये बुक का नाम और इस बुक की जो ईयर है वो आप याद रखना। अब इन्होंने क्या समझाया था, इन्होंने, और ऐसे नहीं कि ही वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बात करी, नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के सुझाव दिए थे। लेकिन इनके सुझाव, इनके सजेशंस काफी ज्यादा फेमस थे। देखो सुनो ध्यान से, जो जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक है, इस बुक में इन्होंने जो व्यूज के इनके बिलीव्स क्या थे कि एक तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। अगर मैं बात करूं तो इनके बिलीव्स क्या थे? ही बिलीव इन व्हाट? नंबर 1 इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी। गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है दोस्तों वो जरूरी है। इनका मानना था जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर हमेशा एम्प्लॉयमेंट नहीं रह सकता, कभी ना कभी हमारी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। अब वो जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, बेरोजगारी आएगी, तो वो मार्केट इकोनॉमी 100% उसको करेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट इकोनॉमी चलती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी पर, और जब मार्केट इकोनॉमी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी पे चलती है तो उसमें काफी सारे ऐसे लूपहोल्स होते हैं जिनके बेसिस पे तुम ये कह सकते हो कि वो कभी भी हर किसी का भला नहीं सोचेगी। तो ये तो कंफर्म था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी था। जैसे
मान लीजिए हमारे इकोनॉमी के अंदर मैं बता देता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ, अगला बिलीव था इनका एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट था दैट इज बेसिकली इनवॉलेंट्री। आपको पता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में फर्क क्या होता है? क्लासिकल्स में वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट था, मतलब अभी हमने बोला था ना क्लासिकल के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको वहां पे और डिटेल में। तो क्लासिकल में जब हम लोग बोल रहे थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, उसका मतलब ये था कि कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। और यदि कोई भी बेरोजगार नहीं होगा तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि अगर बेरोजगारी है तो वो अपनी मर्जी की है, मुझे काम नहीं करना। समझ में आई मेरी बात? लेकिन केन थ्योरी में कंसेप्ट था कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयड होंगे और बगैर अपनी मर्जी के होंगे, मतलब कोई काम करना चाहेगा बट उसको उसकी मर्जी का काम नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स और मुझे कोई बोले कि तुम जो है वो XYZ काम कर लो जो मेरी फील्ड का नहीं है, या मुझसे कोई बोले तुम फिजिक्स पढ़ा लो, मैं कैसे पढ़ा लूंगा? मैं उतनी एफिशिएंसी और इनकम जो एफिशिएंसी पे बेस्ड है, मतलब जितना मैं अच्छा काम करूंगा उतना अच्छा कमाऊंगा। तो लेकिन मुझे तो फिजिक्स आती नहीं, तो जब मुझे फिजिक्स आती नहीं तो मैं उसमें बहुत अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, और जब बहुत अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरी इनकम भी रुक जाएगी। सही में मेरी बात? तो टेक्निकली यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। इनका मानना ये सिंपल से रहेगा कि गवर्नमेंट जितने भी हमारे इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन डिसीजन है, प्रोडक्शन डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इनको गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट मस्ट डू बाय गवर्नमेंट एट अ लार्ज स्केल। गवर्नमेंट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उससे लोगों को फायदा मिल सकता है। तो केन्स का मानना यही था कि क्लासिकल इसलिए भी फेल हुआ क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था। मेन उनका रीजन गवर्नमेंट ही था। उसके अलावा उनका मानना यह था कि उस टाइमिंग में लोगों की इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, इनकम कम हो रही थी, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज कम हो रहे थे और प्रॉफिट कम हो रहे थे, राइट, हर चीज कम हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया। तो दोस्तों ये केनेडियन थ्योरी के व्यूज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्लासिकल समझाया, अभी मैंने आपको यहाँ पे केन्स बता दिया। तो जनरली इसके नोट्स मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे, अब वहां से उन नोट्स को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर में, जितना मैंने अभी आपको लिखवाया 1 से 1.5 नंबर का एक पार्ट होगा, 3 नंबर के दोनों पार्ट्स होंगे। तो आज 1.5 नंबर का वो लिख देना, 1.5 नंबर का ये लिख देना, आपके नंबर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।